हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम ऋतिक और हम फिर से बात करेंगे एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम ऋतिक और हम फिर से बात करेंगे एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है जिनके पास इग्नू में सब्जेक्ट है इंडियन इकोनॉमी सेकंड। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को, जहां पे हम बात करेंगे ब्लॉक नंबर 4 यानी कि सर्विस सेक्टर के एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट के बारे में। तो हम बात करते हैं यूनिट नंबर 11 के बारे में, जहां पे मैं सर्विस सेक्टर को समझ रहा था। और आज की वीडियो में ये डिस्कस करेंगे कि फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सर्विसेज क्या होती हैं और क्या होता है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सर्विस सेक्टर। और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स भी ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुके हैं विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पीडीएफ। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पे जाए 9667836336 में व्हाट्सएप करके नोट्स भी ले सकते हैं। तो शुरू करते हैं कंसेप्ट। जैसे कि हम बात कर रहे हैं फॉर्मल और इनफॉर्मल सर्विस सेक्टर के बारे में। पहले फॉर्मल सेक्टर को समझते हैं, इसको हम ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर भी बोलते हैं। एक ऐसा सेक्टर जिसको गवर्नमेंट के हर एक रूल्स एंड रेगुलेशंस को मानना पड़ता है ताकि जो लेबर हैं वो एक्सप्लॉइट ना हो, ठीक है, उनको प्रॉपर वेज रेट मिले, प्रॉपर छुट्टियां मिले, इंश्योरेंस मिले, अच्छी वर्किंग कंडीशंस मिले। ऐसे सेक्टर को हम ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर बोलते हैं। चाहे वो ऑर्गेनाइज्ड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो, चाहे वो सर्विस सेक्टर हो, चाहे वो एग्रीकल्चर सेक्टर हो। लेकिन जब हम बात करते हैं इनफॉर्मल और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के बारे में, यानी कि ऐसा सेक्टर जहां पे कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होते, जैसे फॉर एग्जांपल कोई प्रॉपर वर्किंग आवर नहीं है, कोई प्रॉपर वेज रेट नहीं है, अच्छी वर्किंग कंडीशंस नहीं है, कोई इंश्योरेंस नहीं है, कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है, ऐसे सेक्टर को हम क्या बोलते हैं? अनऑर्गेनाइज्ड और इनफॉर्मल सेक्टर बोल के चलते हैं। तो ये तो हो गया मेजर डिफरेंस फॉर्मल सेक्टर का और इनफॉर्मल सेक्टर का। जब हम बात करते हैं इंडिया जैसी इतनी बड़ी इकोनॉमी का, तो यहाँ पे हम सब जानते हैं अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर क्या है, बहुत ज्यादा है, इनफॉर्मल सेक्टर ज्यादा है फॉर्मल सेक्टर के कंपैरिजन में। क्योंकि फॉर्मल सेक्टर जो है और जो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है वो बहुत कम है, और वहां पे जाने की कैपेबिलिटी सब लेबर्स के पास नहीं होती, सब एम्प्लॉइज के पास नहीं होती, क्योंकि वहां पे प्रॉपर टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, प्रॉपर स्किल चाहिए पहुंचने के लिए, प्रॉपर नॉलेज चाहिए, ठीक है, तब जाके हम जो है ऑर्गेनाइज सेक्टर में घुस पाते हैं। लेकिन अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो है ना वो सबके लिए इजी है। लोग जो है छोटा मोटा काम करके सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करके अपनी इनकम को जनरेट करते हैं, ठीक है। तो इसलिए जो इनफॉर्मल सेक्टर है वो बहुत ज्यादा क्या है, बूस्ट है, क्योंकि यहाँ पे जो ना कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है, आप अपने हिसाब से काम कर सकते हो, ठीक है। लेकिन कुछ दिक्कतें भी हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, और ज्यादातर डिसएडवांटेज इसलिए होती है क्योंकि यहाँ पे कोई प्रॉपर वेज रेट नहीं होता। वेज रेट होता है आपकी काम के अकॉर्डिंग, आपके मेहनत के अकॉर्डिंग, और कई बार तो ऐसा होता है कि आप मेहनत ज्यादा कर रहे हो बट उस लेवल पे रिटर्न्स नहीं आ रही होती हैं। तो ये सब क्या होता है इनफॉर्मल सेक्टर और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के अंदर। इसके बारे में और डीप में हम स्टडी करेंगे। तो समझते हैं फॉर्मल सर्विसेज सेक्टर को। क्योंकि हम डिस्कस कर रहे हैं सर्विस सेक्टर, तो हमें सर्विस सेक्टर को ही तक ही सीमित रहना है, क्योंकि सर्विस सेक्टर के अंदर भी इनफॉर्मल सेक्टर्स होते हैं। तो देखते हैं, तो फॉर्मल और ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की जब हम बात करते हैं ऑफ इकोनॉमी इज डिफाइंड एज दोज बिजनेस एंटिटीज व्हिच आर गवर्न्ड बाय रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द गवर्नमेंट एंड पे टैक्सेस। यानी कि फॉर्मल और ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर हम ऐसे सेक्टर को बोलते हैं, ठीक है, इकोनॉमी के, जहां गवर्नमेंट का रूल्स एंड रेगुलेशंस लगाए जाते हैं, और जो गवर्नमेंट है, ठीक है, टैक्स भी लेती है, यानी कि टैक्स भी पे करते हैं। सच रूल्स रिलेटेड टू प्रोटेक्टिंग द एम्प्लॉइज, ये रूल जो हैं वो एम्प्लॉइज को प्रोटेक्ट करने के लिए ही बनाए गए हैं, उनको सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए बनाए गए हैं। नीड्स, जैसे फॉर एग्जांपल मिनिमम वेजेस की बात कर ली, मिनिमम वेजेस होंगे, पेड हॉलीडे, यानी कि भाई अब सैलरी आपको हर महीने के हिसाब से मिलती है बट आपको बीच में छुट्टी भी मिलेगी, ठीक है, ताकि आप थोड़ा वक्त अपने आप को भी दे पाओ, अपनी फैमिली को भी दे पाओ, तो पेड हॉलीडे होता है, ठीक है। हेल्थ कवरेज मिलती है, हेल्थ इंश्योरेंस मिलता है। इसके अलावा ओल्ड एज पेंशन एटसेट्रा, ये डिफरेंट स्कीम्स हैं जो हमें देखने को मिलती है किसके अंदर, यहाँ पे ये मिलती है फॉर्मल सेक्टर के अंदर, ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के अंदर। देयर इज अ लार्ज सेगमेंट आउटसाइड, लेकिन हम जो है एक लार्ज सेगमेंट की बात भी करते हैं आउटसाइड दिस फॉर्मल सेक्टर कॉल्ड द इनफॉर्मल सेक्टर, जिसको हम अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर भी बोलते हैं। यानी कि भले ही फॉर्मल में दुनिया भर की चीजें हों, दुनिया भर के बेनिफिट्स हों, दुनिया भर के फायदे हों, लेकिन बहुत से लोग फिर भी मजबूरी बस अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम करते हैं, क्योंकि उन्हें ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में जगह नहीं मिलती कुछ रीजंस की वजह से, जिसमें से एक सबसे बड़ा रीजन क्या है
है कि ऑर्गेनाइज सेक्टर इतना ज़्यादा डेवलप्ड है ही नहीं, बहुत कम है। और जब कोई ऑर्गेनाइजेशन बहुत कम लेवल पे परफॉर्म कर रही है तो इसका मतलब क्या है कि वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट भी कम लोगों को ही मिलेगी। ठीक है, तो वो चीज़ है यहाँ पे। तो सेक्टर विच ऑपरेट्स आउटसाइड द गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन, यानी कि ऐसा सेक्टर भी आता है जिसको अनऑर्गेनाइज बोलते हैं, जहाँ पे गवर्नमेंट के किसी भी तरह के रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं लगते हैं। एंड ये लोग टैक्सेस भी पे नहीं करते, पे नो टैक्सेस। बोथ इन ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर एम्प्लॉय हैज डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट। ध्यान रखना, चाहे वो ऑर्गेनाइज सेक्टर हो चाहे वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर हो, ठीक है, दोनों में कॉन्ट्रैक्ट तो बनता है, बट दोनों डिफरेंट डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट हमारे क्या होते हैं, बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी सम एम्प्लॉइज आर द परमानेंट स्टाफ। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की बात करते हैं तो यहाँ पे कुछ स्टाफ तो कैसा होगा, परमानेंट स्टाफ होगा, यानी कि जो हमेशा रहेगा। व्हाइल मैनी अदर्स आर डेली वेजर्स, लेकिन बहुत से डेली वेजर्स भी होते हैं, ठीक है, कि जिनको डेली की दिहाड़ी मिलती है और जैसे उनका काम खत्म होता है तो उनका ले ऑफ कर दिया जाता है उस पर्टिकुलर जगह से। तो सर्विसेज ऑफ डेली वेजर्स कैन बी टर्मिनेटेड ऑन एनी डे। जो डेली वेजर्स हैं उनकी सर्विस को हम कभी भी टर्मिनेट यहाँ पे कर सकते हैं। एंड कम अंडर इनफॉर्मल सेक्टर, ये भी किसका पार्ट बनता है, इनफॉर्मल सेक्टर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं बैंकिंग सेक्टर की, एक ऑफिशियल इंस्टीट्यूशन है, एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, जहाँ पे जनरली जो पोस्ट होती हैं वो सारी क्या होती हैं, परमानेंट पोस्ट होती हैं, जहाँ पे लोग काम कर रहे होते हैं। लेकिन अगर मान लेते हैं कि कुछ फर्नीचर रिलेटेड काम करना है या फिर कोई जगह बिल्ड करनी है, कुछ ऐसा काम करना है, कुछ मजदूर लगाने पड़ेंगे, तो वो भी क्या परमानेंट बेसिक पाएंगे क्या, आप बोलोगे बिल्कुल नहीं, वो आते हैं इनफॉर्मल सेक्टर से। यानी कि जरूरी नहीं है कि फॉर्मल सेक्टर में जो भी लोग काम कर रहे हो उनकी जॉब परमानेंट ही हो। बहुत से लोगों की जॉब जो है वो इनफॉर्मल सेक्टर की तरह सिर्फ वेजेस को ऊपर भी होती है, क्योंकि वहां पे भी कुछ काम ऐसे होते हैं जो सिर्फ कुछ टाइम के लिए करवाने होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं स्कूल है, स्कूल में जो प्रिंसिपल्स होते हैं, जो पीओन होते हैं या फिर जो गवर्नमेंट टीचर्स होते हैं, उनकी परमानेंट जॉब होती है जनरली। लेकिन अगर मान लेते हैं स्कूल में मेंटेनेंस का काम करवाना है, ठीक है, बिजली वगैरह का काम करवाना है या फिर किसी तरह की कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना है, ठीक है, इन सब कामों के लिए डेली वेजर्स ही लगाए जाते हैं। तो ये क्या बन गया, इनफॉर्मल सेक्टर का काम। तो वही सेम चीज क्या है यहाँ पे है। अब अंडर इनफॉर्मल सेक्टर ऑफ एम्प्लॉयमेंट वेल फॉर्मल एम्प्लॉइज हैव जॉब सिक्योरिटी। जो फॉर्मल एम्प्लॉइज क्या होती है, जॉब सिक्योरिटी होती है, कई भाई उनके पास परमानेंट जॉब रहेगी, ठीक है, मेडिकल फैसिलिटीज उन्हें मिलती हैं, तो मेडिकल फैसिलिटीज की बात कर ली हमने यहाँ पे। इसके अलावा सोशल सिक्योरिटी, भाई पेंशन मिलेगी कि फ्यूचर में जब भी रिटायर करेंगे वो तो उन्हें पेंशन मिलेगी, तो सोशल सिक्योरिटी मिल गई। प्रोविजन फ्रॉम द एम्प्लॉयर, ठीक है, एम्प्लॉयर की तरफ से प्रोविजन भी मिलेगा, जिसकी हम बात करते हैं ना कि पीएफ होता है, प्रोविडेंट फंड, जहां पे दोनों का कंट्रीब्यूशन होता है, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन भी होता है, यानी कि एम्प्लॉय की सैलरी का भी कुछ पार्ट इन्वेस्ट होता है और एम्प्लॉयर भी अपनी तरफ से कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन करते हैं। और इसके बाद क्या आता है, फ्रॉम द एम्प्लॉयर दोज वर्किंग एज इनफॉर्मल एम्प्लॉइज, और जो काम करते हैं इनफॉर्मल एम्प्लॉइज के साथ डू नॉट एंजॉय सच बेनिफिट, उन्हें इस तरह के कोई भी बेनिफिट्स नहीं मिलते हैं। मैनी पीपल आर कंपेल्ड टू वर्क दिस सेक्टर, बहुत से लोगों को तो मजबूरी में यहाँ पे काम करना पड़ता है, टू लैक ऑफ ट्रेनिंग एंड फॉर्मल एजुकेशन एंड अपॉर्चुनिटी। क्यों, क्योंकि उनके पास ये तो प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं होती या फिर कोई भी फॉर्मल एजुकेशन और अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल नहीं होती उनके लिए, यानी कि कम पढ़े लिखे होते हैं, प्रॉपर स्किल्ड नहीं होते हैं, उनको ट्रेनिंग नहीं मिल पाती, जिसकी वजह से वो मजबूरी में ऐसे अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको एक बेसिक डिफरेंस दिया कि क्या डिफरेंस होता है एक ऑर्गेनाइज सेक्टर में, फॉर्मल सेक्टर में और अनऑर्गेनाइज्ड इनफॉर्मल सेक्टर में। तो अब आगे देखते हैं नेशनल कमीशन फॉर एंटरप्राइजेज इन द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, NCEUS एक इंस्टीट्यूशन है, इसने क्या बोला, हैज डिफाइंड द इनफॉर्मल और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर एज ऑल इनकॉर्पोरेटेड प्राइवेट एंटरप्राइजेज ओन्ड। इसको क्या बोलते हैं कि ये प्राइवेट एंटरप्राइजेज ओन्ड है बाय इंडिविजुअल्स, जो इंडिविजुअल्स ने ओन कर रखे हैं या फिर हाउसहोल्ड्स ने ओन कर रखे हैं। ठीक है, एंगेज इन सेल एंड प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो किसी ना किसी तरह के गुड्स को सेल और प्रोड्यूस कर रहे हैं, गुड्स को भी कर सकते हैं और सर्विसेज को भी कर सकते हैं। ऑपरेटेड ऑन अ प्रोप्राइटी और पार्टनरशिप बेसिक, या तो वो खुद की ओनरशिप में करते हैं, ठीक है, या फिर वो पार्टनरशिप बेसिक पे भी चीजों कर सकते हैं। एंड विद लेस देन 10 वर्कर्स, ध्यान रखना कि
10 वर्कर से कम होनी चाहिए इंक्लूडिंग सेल्फ एम्प्लॉयड, जो सेल्फ एम्प्लॉयड है वर्कर्स। इनफॉर्मल सेक्टर प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन बोथ द रूरल एज वेल एज अर्बन इकोनॉमी। जो इनफॉर्मल सेक्टर है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसमें, रूरल इकोनॉमी में भी और अर्बन सेक्टर में भी। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ उसका रीजन समझ लेते हैं, क्योंकि चाहे रूरल एरिया हो चाहे अर्बन एरिया हो, दोनों ही जगह ऑर्गेनाइज सेक्टर इतने वेल डेवलप्ड नहीं है। खासकर अगर मैं रूरल सेक्टर की बात करूं तो वहां पे ऑर्गेनाइज सेक्टर जो है वो और ज्यादा गिरा हुआ है, वहां पे और ज्यादा नहीं है ऑर्गेनाइज सेक्टर, जबकि अर्बन एरियाज में तो हमें बहुत से एरियाज में ऑर्गेनाइज सेक्टर देखने को मिल जाते हैं। अब बात आती है कि भैया अनऑर्गेनाइज सेक्टर की बात तो बहुत कर ली, इसकी इंपॉर्टेंस इतनी क्यों है, क्योंकि भाई जब लैक ऑफ ऑर्गेनाइज सेक्टर में देखने को मिलता है, यानी कि ऑर्गेनाइज सेक्टर इतनी है ही नहीं, तो जो इतनी ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है वो कहां पे जा रही है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर। भले ही कम वेजेस मिलते हैं, भले ही लो वर्किंग कंडीशंस हैं, भले ही पैसा तो कम मिल ही रहा है, वर्किंग कंडीशंस नहीं है, वर्किंग आवर कुछ भी हो सकता है, तो इतने सारे डिसएडवांटेज और लिमिटेशन होने के बावजूद भी लोगों को काम तो मिल रहा है, यानी कि लोगों को एक ऑप्शन मिल रहा है अपनी फैमिली के लिए, खुद के लिए पैसे जनरेट करने का और अपनी गरीबी को खत्म करने का। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि इतनी सारी लिमिटेशंस होने के बावजूद हम ये नहीं बोल सकते बिल्कुल भी कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर की बिल्कुल भी इंपॉर्टेंस नहीं है, इसकी भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंस है। अब आगे देखते हैं इंटरमीडिएट सर्विस सेक्टर के बारे में समझते हैं। तो मैंने आपको एक सिंपल सी बात समझाई कि कैसे अनऑर्गेनाइज सेक्टर यानी कि इनफॉर्मल सेक्टर भी अपनी इंपॉर्टेंस रखते हैं। अब इंटरमीडिएट सर्विस सेक्टर की बात करते हैं। जब मैं बात कर रहा हूं इंटरमीडिएट सर्विस सेक्टर की, इनकी वो सर्विस सेक्टर जो प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज की हेल्प करते हैं। इसके लिए हम पहले एक एग्जांपल समझते हैं। मान लेते हैं एक मोबाइल फोन्स की कंपनी है। अब हम सब जानते हैं कि मोबाइल फोन्स एक गुड है, ठीक है, जिसको हम यूज करते हैं, एक फाइनल गुड है, कोई सर्विस नहीं है। लेकिन क्या इसके बीच में सर्विस सेक्टर आता है? तो बिल्कुल आता है। इसी को बोलते हैं इंटरमीडिएट सर्विस सेक्टर, कि मोबाइल फोन की प्रोडक्शन में सर्विस सेक्टर का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल है। बात है किस चीज में? रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। आपने देखा होगा हमेशा टाइम टू टाइम जो मोबाइल फोन सॉफ्टवेयर्स हैं वो अपने आप को अपडेट करते रहते हैं, उसको हम अपडेट करते रहते हैं, ठीक है, नए नए फीचर्स ऐड ऑन होते रहते हैं। ये सब कौन करते हैं? सर्विस सेक्टर के लोग, यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम किसका है? सर्विस सेक्टर का। तो उसकी वजह से ही हम जो है वो बेहतर से बेहतर फीचर्स वाले मोबाइल फोन, सेल फोन यूज कर पा रहे हैं, टेक्नोलॉजी यूज कर पा रहे हैं। तो इस मामले में ये कह सकते हैं कि सर्विस सेक्टर जो है ना वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज की हेल्प करता है अच्छे से अच्छे अपडेटेड और बेहतर फीचर्स वाले गुड्स बनाने में। तो वही चीज यहां पे है, इसी को बोलते हैं इंटरमीडिएट सर्विस सेक्टर। तो डायनामिक सर्विस सेक्टर्स सच एज इंजीनियरिंग एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये दोनों सर्विसेज ही हैं। इंजीनियरिंग भी सर्विस होती है और जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट वो भी क्या है? सर्विस सेक्टर का पार्ट है। हैव सीन रैपिड प्रोडक्टिविटी ग्रोथ ग्लोबली, इन्होंने रैपिड प्रोडक्टिविटी ग्रोथ दिखाई है ग्लोबली इन रीसेंट ईयर्स। मोस्ट ऑफ सच सर्विसेज आर हेल्पिंग इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, और इनमें से बहुत सी सर्विसेज जो है ना वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हेल्प करती हैं एंड आर दस पार्ट ऑफ फाइनल गुड्स, और इसलिए वो फाइनल गुड्स का पार्ट भी बनते हैं। इन पर्टिकुलर रिसर्च एंड डेवलपमेंट R&D हेल्प्स कंट्रीब्यूट टू डेवलप न्यू प्रोडक्ट। जो रिसर्च जो R&D है यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट है वो कंट्रीब्यूशन देते हैं अपना नए प्रोडक्ट को डेवलप करने में और जो भी एग्जिस्टिंग है उन्हें अपग्रेड करने में। इसलिए हम देखते हैं कि टाइम के साथ साथ हमारा प्रोडक्ट जो है वो अपग्रेड होता रहता है, अपडेट होता रहता है, ताकि हमें और ज्यादा अच्छी वैल्यू मिल पाए। तो ऐसे किस्म क्या बोलते हैं कि यहाँ पे इंटरमीडिएट सर्विस सेक्टर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इंटरमीडिएट सर्विस सेक्टर इसी को बोलते हैं। अब इसके बाद क्या आता है? एम्प्लॉयमेंट। अब एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है सर्विस सेक्टर का। हम सब जानते हैं कि अगर हम पिछले पास्ट कुछ डिकेड में चले जाए, चाहे वो दुनिया की कोई सी भी इकोनॉमी क्यों ना हो, वो सबसे ज्यादा डिपेंडेंट थी एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर। अगर मैं इंडिया की ही बात कर लूं तो इंडिया में 55 to 60% लेबर कहां पे थे? सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर का पार्ट थे, 55% के आसपास, ठीक है। फिर धीरे धीरे हमारी इंडस्ट्रीज ग्रो होनी शुरू हुई, धीरे धीरे सर्विस सेक्टर ग्रो होना शुरू हुआ, तो लोगों को ऑप्शंस नजर आने लग गए कि हम सिर्फ एग्रीकल्चर में काम ही क्यों करें, जहां पे लैंडलेस लेबर्स मौजूद है, जहां पे अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है, प्रॉपर वेजेस नहीं है, वर्किंग कंडीशंस अच्छी नहीं है, वर्किंग आवर्स अच्छे नहीं है, ऊपर से फ्यूचर अनसर्टेन है अगर क्रॉप वगैरह फेल हो गई तो दुनिया भर की चीजें हैं जिस चीज की वजह से एग्रीकल्चर से लोग जो है ना वो शिफ्ट होने की कोशिश कर रहे थे, या तो इंडस्ट्रीज की तरफ या सर्विस सेक्टर की तरफ। फिर लोगों को मौका दिखाई दिया सर्विस सेक्टर की तरफ, क्योंकि इंडिया में आज भी इंडस्ट्रीज भले ही बहुत सारी हैं बट लैक अभी भी है, अब कभी भी कमी है इंडस्ट्रीज की। अभी और ज्यादा इंडस्ट्रीज होना बहुत जरूरी है। अगर इंडस्ट्रीज का लेवल और ज्यादा बढ़ता है तो इंडिया में धीरे धीरे अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो क्या हो जाएगी? खत्म होनी शुरू हो जाएगी।
तो धीरे धीरे लोगों ने शिफ्ट करना शुरू किया, तो लोग आ गए किसकी तरफ, सर्विस सेक्टर की तरफ। जब हम जीडीपी ग्रोथ की बात करते हैं तो जीडीपी में आज भी जो सर्विस सेक्टर का जो रोल है वो है हमारा 55%। सबसे ज्यादा रोल है सर्विस सेक्टर का ही बच गया है जीडीपी के अंदर 55%, जिसमें हम एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करते हैं 28% के आसपास। आज भी आपको बताता हूं, आज भी जो हमारी इंडियन इकोनॉमी है वो आउटलायर है। आज भी हमारी इंडियन इकोनॉमी जो है पूरे अच्छे तरीके से सर्विस को यूज नहीं कर पा रही। यहाँ पे आज भी बहुत कम लोग क्या है, एम्प्लॉयड हैं सर्विस सेक्टर के अंदर, जबकि हम 28% यानी कि हमारी टोटल वर्किंग पॉपुलेशन का 28% सर्विस सेक्टर के अंदर है, लेकिन फिर भी बहुत कम लोग एम्प्लॉयड हैं यहाँ पे, ठीक है, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड वाइड डाटा, जब हम बाकी कंट्रीज को स्टडी करते हैं तो। लेकिन यहाँ पे एक चीज और अच्छी है क्या, कि बाकी कंट्रीज में ना जितना परसेंटेज है लेबर का सर्विस सेक्टर के अंदर, ऑलमोस्ट जीडीपी में कंट्रीब्यूशन भी उतना ही है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी का 50% है तो उसका 48% है, 45% है जीडीपी में कंट्रीब्यूशन, लेकिन हमारे वहां पे सिर्फ 28% लोग सर्विस सेक्टर का पार्ट है, लेकिन जीडीपी में कंट्रीब्यूशन कितना है, 55%, यानी कि ऑलमोस्ट डबल, ठीक है। और ये करंट डाटा मैं आपको बता रहा हूं, तो ये हमारी कंट्री के लिए बहुत अच्छी बात है कि अकॉर्डिंग टू एम्प्लॉयमेंट जो हमें मिली हुई है सर्विस सेक्टर के अंदर, उसके अकॉर्डिंग जो जीडीपी में हमारा कंट्रीब्यूशन है सर्विस सेक्टर का वो बहुत ज्यादा है, वो डबल के आसपास है। लेकिन बाकी सारी जो इकोनॉमीज हैं, बाकी सारी जो कंट्री हैं, उनका जितना ही एम्प्लॉयमेंट लेवल होता है ना, जितना परसेंटेज, जीडीपी में भी ग्रोथ उतने ही परसेंट के आसपास होता है, ठीक है। तो ये चीज एक बहुत ही इंपैक्टफुल चीज है हमारी इकोनॉमी के लिए। तो मैं आपको बताया कि एम्प्लॉयमेंट का लेवल जो है वो इस सेक्टर के अंदर कैसा है, लगातार बढ़ता ही जा रहा है सर्विस सेक्टर के अंदर एम्प्लॉयमेंट लेवल, क्योंकि एग्रीकल्चर ऑलमोस्ट अच्छे तरीके से काम कर रही है, ठीक है, कम एम्प्लॉइज में भी। थोड़ी बहुत दिक्कत है इंडस्ट्रीज के अंदर, अगर वो बढ़ेंगी तो बहुत से लोग वहां भी शिफ्ट करेंगे एम्प्लॉयमेंट लेवल पे, ठीक है। लेकिन अगर सर्विस सेक्टर में सबसे ज्यादा लोग हैं तो वो इसलिए क्योंकि सर्विसेज लोगों को अब ईजी लग रहा है यहाँ पे काम करना, सर्विसेज प्रोवाइड करना लोगों के लिए। इसका एक दूसरा पॉइंट ये भी है कि मिडिल क्लास लगातार ग्रो कर रहा है। जब मिडिल क्लास ग्रो कर रहा है तो ये लोग लग्जरी गुड्स हम जो है वो यूज कर रहे हैं, लग्जरी गुड्स यूज कर रहे हैं, ठीक है, एजुकेशन फैसिलिटीज यूज कर रहे हैं, हेल्थ केयर सिस्टम यूज कर रहे हैं, जिससे बेनिफिट क्या मिल रहा है कि लोग जो हैं वो सर्विस सेक्टर की तरफ आ रहे हैं, ठीक है। तो ये कुछ रीजंस हैं सर्विस सेक्टर की इतनी ज्यादा डेवलपमेंट की। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक का सारा कंसेप्ट समझ में आ गया है। यहीं पे हमारा यूनिट नंबर 11 जिसमें मैं ये पढ़ना था फीचर्स ऑफ सर्विस सेक्टर, वो क्या हो गया है, खत्म हो गया है। अब मिलेंगे अगली वीडियो में जहाँ पे हम बात करेंगे यूनिट नंबर 12 के बारे में। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोस के लिए। अपने उन दोस्तों में शेयर भी कर देना जिनका एग्जाम होने वाला हो सेम सब्जेक्ट का। अब इसको जो उतार सकता है मैं बोर्ड के सामने से। नोट्स के लिए आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके 9667836336 हमें व्हाट्सएप करके नोट्स मिल सकते हैं। अब जिसको जो उतारना है वो उतार लें।